हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। हम कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट एनसीईआरटी। सो हम करने वाले हैं इसको कंप्लीट। आज हमारा लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ही छोटा होने वाला है। आपने अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का तो गो एंड चेक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में क्लास 11th और क्लास 12th की ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की सीरीज़ करी हुई है मैंने, जो कि बहुत ही छोटी छोटी 3-4 वीडियोज़ में कंप्लीट हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट और साथ में बहुत ही ईजिली उनको समझाया गया है। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनमें कवर किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे प्लास्टिड तक, एज यू रिमेंबर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो हम सबसे पहले प्लास्टिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वैसे इस वाले स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जबकि आप अगर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बट हेयर यू कैन सी वी हैव आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमा लेमेला। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका प्लास्टिड का वो दिया हुआ है यहाँ पे। हियर यू कैन सी इन दैट दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अगर ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो ये इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है। दिस हैज़ अ ग्रैनम। ग्रैनम किसे कहते हैं? ये जो थैलाकॉइड है आपकी, इसको कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो है वो पार्ट्स हैं इस ऑर्गेनल के जिनमें आपके फोटो सिस्टम अरेंज होते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एक डिस्क शेप्ड ऑर्गन की तरह होते हैं। जब इन डिस्क को एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स को रख दिया जाता है, वैसे अगर स्टैक कर दिया जाए तो ये एक पूरा स्टैक एक बंडल बन जाएगा। उस बंडल को, पूरे बंडल को कहते हैं ग्रैनम। ऑल्सो जो दो ग्रैनम को ज्वाइन करता है, दो ग्रैनम को आपस में ये देख सकते हैं, एक स्टैक ये है, दूसरा स्टैक ये है, बीच में ज्वाइन करने के लिए कुछ ब्रिजेस हैं। उन ब्रिजेस को कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब है जैसे सेल के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है जिसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, वैसे ही हमारा जो प्लास्टिड है उसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर भी हमारा भरा होता है कुछ मैट्रिक्स जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। हम उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। Here we can see majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cell of leaves. Mesophyll cells वो cells होते हैं जो कि outer surface की तरफ ज़्यादा लाई करते हैं। इन cells में ज़्यादा chloroplast इसलिए होता है क्योंकि इनमें ज़्यादा sunlight पहुंच पाएगी, और sunlight जिनमें ज़्यादा पहुंचेगी वही ज़्यादा photosynthesis करेंगे। और जो chloroplast होते हैं उनका basic function ही photosynthesis होता है। जहाँ पे photosynthesis होने के चांस ज़्यादा हैं वहीं पे chloroplast ज़्यादा होंगे। Also these are lens shaped, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन शेप्ड। मैं बता दूं आपको, प्लास्टिड जो है वो बहुत अलग अलग शेप के, खासकर जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो आपका स्पायरोगायरा था उसमें आपके रिबन शेप थे, वहीं आपका जो क्लामाइडोमोनास था उसमें कॉलर शेप्ड या यू शेप्ड थे। ऑलराइट, तो ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। ऑर्गेनल हैविंग वेरिएड length of 5 to 10 micrometer and width of 2 to 4 micrometer. Their numbers vary from 1 per cell of the Chlamydomonas green algae to 20 to 40 per cell in mesophyll cell of higher plants. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. इसका मतलब है जो outer membrane है वो तो फिर भी चीज़ों को अंदर थोड़ा बहुत आने देगी, but the inner membrane is less permeable. Inner membrane उसको ज़्यादा filter करती है। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membrane sacs called the thylakoid are present in the stroma. यानी जो स्ट्रोमा है, जो मैट्रिक्स है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भरी होती है, उसमें कुछ फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, मैंने जैसा कहा, कॉल्ड ग्राना। सिंगुलर होता है उनका ग्रैनम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रैनम उनका सिंगुलर भी याद रखें। और द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेबिला कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना। मैंने बताया था डिफरेंट ग्राना को कंबाइन करते हैं स्ट्रोमा लेमिला। The membrane of the thylakoid encloses a space called the lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrates and proteins. Carbohydrates and proteins आपको पता होगा हमारे
जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज, वो हमारे फॉर्म होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिनको कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन्स में भी। तो ये जो है सारा का सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो, इसके लिए सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। मैं आपको ये बता दूं कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, दो ऐसे ऑर्गेनल हैं हमारे सेल के अंदर जो कि क्या है, इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, राइट, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। अब ये आपको पता होगा कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी अपनी जो मेटाबॉलिज्म है, अपना का सारा जो फंक्शन है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनल्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम का यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि थोड़ा समझने में मुश्किल है, बट आप इसको अगर रीड करें तो इट बिकम्स a little bit easy. Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Pallet. आपको किसी भी ऑर्गेनल का जो डिस्कवर है वो उनका नाम भी आ सकता है, उन साइंटिस्ट का नाम भी आ सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑलराइट, सो जॉर्ज पैलेट डिस्कवर्ड राइबोसोम, नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड, इंग्लिश तो आपको आती होगी। सो 1953 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। इससे पता लगता है कि राइबोसोम कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये एक और ऐसा हमारा ऑर्गेनेल है जो कि किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s while the prokaryotic ribosome are 70s. Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunit. The two subunits of 80s ribosomes are 60 and 40. मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये S का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप 60 और 40 को जोड़ के 100 बना दें। इस S को हम देते हैं स्विडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है स्विडबर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, जब आप इनको सेल को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो वैसे ही राइबोसोम का भी एक कंसंट्रेशन होता है, मतलब एक एरिया होता है जहाँ पे वो सेटल होते हैं। तो इसके जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं उनका अलग अलग सेटलमेंट जोन होता है, एक का 60s दिया जाता है एक को, और एक को 40s। जबकि जब दोनों कंबाइंड स्टेट में होते हैं, यानी जब वो 80s होते हैं, तब वो एक अलग जोन में सेटल होते हैं जो कि इन दोनों से थोड़ा सा हाई होता है, बट नॉट 100, इन दोनों को ऐड करने वाला एरिया नहीं होता है। नेक्स्ट वी कैन सी वाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम आर 50 and 30। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 50 और 30 होता है, उनमें भी आप 50 और 30 को ऐड करके 80 नहीं करेंगे, राइट। मैंने आपको बता दिया कि द एस स्टैंड्स फॉर स्विडबर्ग यूनिट जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड फॉर डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70s and 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। दोनों में ही दो सब यूनिट्स होते हैं। और ये जो एस है ये दिस इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। आपको पता ही होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन और जो आपका सेडिमेंटेशन होता है उसका प्रिंसिपल डेंसिटी एंड साइज होता है। नेक्स्ट वी हैव साइटोस्केलेटन, एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन structure present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. आपको साइटोस्केलेटन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे सेल को जोड़ के रखते हैं, यानी जो उसके एक एक ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियस, जो उसका मेम्ब्रेन्स हैं, सबको अपनी जगह पे फिक्स करके रखते हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनल्स एक साइड चले जाए, न्यूक्लियस दूसरी साइड चला जाए, या सारे के सारे पेरीफेरी पे चले जाएं, या सारे सेंटर में आ जाए। ये उनको एक फिक्स प्लेस देता है, राइट। हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला इज रियली इंपॉर्टेंट। ये आप डायग्राम देख सकते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला का। एक्चुअली इंटरनल जो ये है, आपको पता होगा सीलिया फ्लैजिला जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये जो है क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो इसको ऐसे काट दिया जाए और इस पोर्शन को जो है यहाँ पे ये डिपेक्ट किया गया है, राइट। सीलिया सिंगुलर इज सीलियम एंड फ्लैजिला का सिंगुलर है फ्लैजिलम, आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया हेयर लाइक लुक होता है इनका। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स पता होगा आपको, जो हमारी नाव होती है उसमें चप्पू होता है, उसको बोलते हैं ओर्स। causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। मतलब ये जो है अगर मूव करेंगे, आपको पता होगा जैसे नाव में चप्पू मूव करता है तो क्या होता है, वो वाटर को पीछे धकेल देता है जिससे नाव जो है वो आगे चलती है। ऐसे ही ये सीलिया करता है। ये आप कह सकते हैं या तो ये अपने सेल को मूव करता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को। द फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella।
यानी इनमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो भी लगभग सेम होते हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि क्या जो सीलिया एंड फ्लैजिला है वो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ है और इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डायग्राम्स आर रियली इंपॉर्टेंट। क्लास 11th और 12th वाली जो डायग्राम सीरीज है उनमें मैंने इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्लास 11th की मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि सीलिया वाला पार्ट कौन सी वीडियो में है, उस वीडियो को एटलीस्ट देख लें, डेट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप उसको देखें। मगर मैं यहाँ पे बता दूं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज दिस इज अ ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। वैसे कॉमन है लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। ये ब्लैक वर्ड्स जो हैं ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक्सोनीम कई बच्चों को नहीं पता होता है, राइट। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubules। यानी इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप वो वीडियो सीरीज ज़रूर देख लें डायग्राम वाली, उसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो टाइम वेस्ट होगा, मैं चाहता नहीं वीडियो लंबी हो, तो आप उसको देख लें। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस हैज़ द 9+2 अरेंजमेंट, 2 बीच में है एंड 9 जो है इसके पेरीफेरी में है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+2 अरेंजमेंट है। बाकी आप डायग्राम सीरीज में देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें प्लीज़। आई वांट 1 लाइक, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लगे, कोई और पढ़ना चाहता हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं किसी और को। दिस इज़ अ न्यू चैनल, इट्स नीड्स योर सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बेटर वीडियोस बन पाएंगी, आपके लिए भी फ़ायदा होगा, हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम। Such an arrangement of acronymal microtubules are referred to as 9+2 array। जैसा मैंने आपको बताया, the central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central seed। तो मैं आपको ये पूरा बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सीधा यहाँ ये both the cilia and the flagella emerge from centriole-like structure called the basal body। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार तो टीचर्स तक इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि द cilia and flagella are also made from the centriole, लेकिन these are centriole like structure। एनसीईआरटी तक में इतना मतलब अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। जब मैं भी पढ़ता था उस टाइम भी मैंने इसको अच्छे से अलग से अंडरलाइन करके रखा है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है मैंने उसको अलग कलर्ड पेन से किया है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लगी, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। सो ये इन्फॉर्मेशन आप भी हाईलाइट करें, इसको ध्यान से सुने, वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको बाद में देख सकें। इस वॉच लेटर में सेव करेंगे तो आपके पास ये वीडियो सेव्ड रहेगी और आप आराम से देख सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नो कि कई लोग देखते हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, जो दोनों के दोनों आपके स्ट्रक्चर हैं। वी सी कि centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centriole। जो centrioles हैं वो दो centrioles मिलके एक बनाते हैं centrosome। यही वो स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन सेल डिविजन्स इन एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स हैं, एक्चुअली प्लांट सेल को छोड़ के जितने भी और टाइप्स के सेल्स हैं मोस्टली में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोजोम होता है जो यूकैरियोटिक सेल है, और इनमें यही जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो क्रोमोसोम है उनको अलग करके। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बताया ने 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हुए, बट बोथ ऑफ देम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों साथ में नहीं होते, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर। साथ में क्या किया कहा गया है, मान लीजिए कि ये जो है वो सेंट्रियोल्स हैं जो कि पूरा सेंट्रोजोम कंसिस्ट करते हैं, और ये जो है चारों तरफ से घिरे होते हैं बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनके चारों तरफ जो है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये घिरे होते हैं, जिसको यूज करके ये बाद में जो हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म करते हैं।
Next we can see both the centriole in a centromere like perpendicular in which each has organized like the cart wheel. कार्ट व्हील की तरह इनमें जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इनका भी आप देखो, आप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको भी अगर बीच से कट करें तो ये जो है वो कुछ ऐसा स्पोक सा इसके अंदर दिखेगा आपको, और सबके एंड्स पे कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और बाद में ये एक मेम्ब्रेन बाउंड लगते हैं आपको, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि ये कार्ट व्हील की तरह दिखाई देते हैं, राइट। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये जो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं, या फिर फिब्रिल्स इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, उनसे फॉर्म होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। जैसा कि मैं आपको सीधे सीधे अगर बताऊं तो आपने यहाँ पे फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ये जो देखा है, ये जो आपका सेंट्रियोल है दैट इज नियरली द सेम एज द फ्लैजिला, जो है वो लगभग सेंट्रियोल जैसा ही होता है। जो सेंट्रियोल होते हैं एक एक, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी लगभग इसके जैसा होता है। द डिफरेंस इज कि जो सेंट्रल ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, यही बस डिफरेंस होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। एक और चीज जो है कि यहाँ पे जो है डबलेट है, आप देख सकते हैं ये डबलेट्स हैं, बट जो सेंट्रियोल है उनमें ये ट्रिपलेट्स होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है दीज आर ट्रिपलेट्स। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे कुछ वो भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस, और उस पार्ट को कहते हैं हब, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spokes made of protein. The centriole from the basal body of cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division and animal cell. यही centriole जो है ये spindle fibers देता है and basal body form करता है, जो कि आगे चल के जो आपके सीलिया है और फ्लैजिला है वो फॉर्म करते हैं, और आपके जो स्पिंडल फाइबर हैं ये आगे चल के हेल्प करते हैं इन सेल डिवीजन, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा बचा है न्यूक्लियस, इसे अगर हम जल्दी से कवर करते हैं। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था, हालांकि इसको पहले देखा गया था बट इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कि ये क्या है। एज अर्ली एज 1831 आप देख सकते हैं कि कितना पहले न्यूक्लियस जो है डिस्कवर हो चुका था। इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्ट्रक्चर इन द सेल, काफी प्रोमिनेंट होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। इट इज़ वेरी क्लियरली सीन इन द सेल। यहाँ तक कि आप नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर 10x पे भी देखेंगे एक सेल को तो उसमें भी आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, कोई और ऑर्गेनल दिखाई ना दे लेकिन न्यूक्लियस जरूर दिखाई देगा। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई was given the name chromatin by Fleming। सबसे पहले क्या किया गया था, जो न्यूक्लियस था उसको नेम दिया गया था क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। ये आप ध्यान रखेंगे कि नेम्स जो है किसने दिया और क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन क्यों दिया गया था इसको नाम, क्रोमैटिन इसलिए दिया गया था क्योंकि सबसे पहले जो है नॉर्मल स्टेन से सेल के अंदर सिर्फ आपका न्यूक्लियस ही स्टेन हो पा रहा था। सो इसको ऐसा लगता था लोगों को कि ये जो है कुछ कलर्ड सब्सटेंस है, सो इट वाज नेम्ड एज क्रोमा मतलब कलर होता है, सो इट वाज नेम्ड एज क्रोमैटिन। द इंटरफेज न्यूक्लियस, आपको पता है इंटरफेज क्या होता है, सेल डिवीजन में जो दो डिवीजन फेज होते हैं उनके बीच में एक इंटरफेज या फिर उसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, राइट। जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब दो डिवाइडिंग फेज के बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है उसे कहते हैं इंटरफेज। हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। ऑलराइट, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए कुछ ऐसे आपको डीएनए प्रोटीन के साथ बाइंड किए हुए न्यूक्लियो प्रोटीन जो है आपको दिखाई देगा, उसे कहते हैं अब क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ऑलराइट, सिंगुलर है उसका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर की बात करी जा रही है क्योंकि यहाँ एक पूरे सारे के सारे न्यूक्लियस की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन, जो कि 10 to 15 नैनोमीटर होता है, कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, forms
a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। इतना लंबा सेंटेंस लिख के एनसीईआरटी ने कंफ्यूज कर दिया गया है। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे ये पता चला कि हमारा जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो है वो दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बाउंड है और इनके बीच में कुछ स्पेस बाउंड होता है और उसका जो गैप है वो 10 to 15 नैनोमीटर है। ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर के और बाहर के यानी साइटोप्लाज्म के मटेरियल को अलग अलग करते हैं। ये तो हमें भी पता है, राइट। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it। यानी राइबोसोम कई जगह पे हो सकते हैं, एक फ्री हो सकता है, एक जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंड हो सकता है, एक RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ बाइंड हो सकता है, और जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ भी बाइंड हो सकता है। साथ में जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है वो जो है इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसको RNA देना होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। As a number of places nuclear envelope is interrupted by minute pores। आप देखेंगे आप देखेंगे जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें कई कई जगहों पे बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो पोर्स क्या करते हैं, वो उन पोर्स की मदद से ही सेल के अंदर का मटेरियल जो है बाहर के साथ एक्सचेंज हो पाता है, यानी RNA DNA एक्सेट्रा एक्सचेंज हो पाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस और पूरा मेटाबॉलिज्म हो पाता है। विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। यानी ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है। अगर ये दोनों मेम्ब्रेन्स ऐसे फ्यूज कर जाएं एज यू कैन सी, तो यहाँ पे एक पोर रह जाएगा, राइट। उसके बाद आते हैं these nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। मैंने जैसे बताया नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपको वैसे भी अगर आप माइक्रोस्कोप में लगाएं तो आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा पर सेल। ऑलराइट, वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। ऐसा कैसे होता है, ये क्या होता है, कैन यू रिकलेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है पर सेल। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सम मेच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। ये कुछ ऐसे सेल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। इसके ऊपर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अभी तक क्वेश्चंस बन चुके हैं इन नीट एंड डिफरेंट एग्जामिनेशंस। इवन क्लास 11th एंड इवन 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन किसी न किसी तरह आ चुका है कि जो हमारे मैमल के एरिथ्रोसाइट है, मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स हैं, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। उसके बाद सीव ट्यूब सेल ऑफ वस्कुलर प्लांट। आपको पता है जो सीव ट्यूब है वो डेड सेल्स होते हैं, उनमें ना साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियस होता है, तो उनमें डेफिनेटली न्यूक्लियस होगा ही नहीं जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो। हाँ, मैं भूल गया इस क्वेश्चन को। ऐसे कौन से सेल होते हैं जिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, तो ये आप जो है वैसे तो आगे पढ़ने वाले हैं, बट एनसीईआरटी ने जानबूझ के ये क्वेश्चन यहीं पे दे दिया ताकि आप थोड़ी रिसर्च कर सकें। तो आपको ये जो है आपने पहले भी पढ़ रखा है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम के बारे में, जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो कि सिंसीटियम बनाता है। सिंसीटियम क्या होता है, जब एक सेल जो है मल्टीपल डिविजन्स करता है लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वो डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, बट सेल जो है वो पूरी तरह बड़ा नहीं, मतलब डिफरेंस नहीं होता है। जो सेल है वो डिवाइड नहीं करता है पूरी तरह, न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाते हैं और एक ही सेल में इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसे कहते हैं सिंसीटियम। साथ में आप एक दो जगह और देखेंगे, जैसे हाँ एक और एग्जांपल है टैपेटम। आपका जो एंथर होता है, आपको पता होगा फ्लावर में एंथर होता है, एंथर में एक कुछ टाइप के सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं टैपेटम, जो कि पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी आप वर्ड ध्यान रखेंगे, कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। दो चीजें उसमें होती हैं। द न्यूक्लियोलाई are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज है बट वो कोई membrane bound structure नहीं है। That is जो भी चीज है वो continuously, मतलब continuously with टच होती है बाकी के न्यूक्लियोप्लाज्म से। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी वो जगह है, आपने पहले पढ़ा है कि जो राइबोसोम है वो
फॉर्म होता है आरएनए एंड प्रोटीन से। तो जो वो वाला आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, वो फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, नेचुरली उनको राइबोसोम भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इन जो राइबोसोम ज़्यादा चाहिए तो उनको बनाने वाले आरएनए भी ज़्यादा चाहिए, और आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस में। तो जिन सेल्स में प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसिस होता है उसमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा प्रोमिनेंट, बड़ा, या फिर कई बार एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं। यस, जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली एक ही होता है, बट न्यूक्लियोलस ज्यादातर सेल्स में एक से ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स called the chromatin, but during different stages of cell division, cells shows structured chromosomes in place of the nucleus। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है, उसकी जगह कुछ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। राइट, आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पहले पढ़ा होगा। Chromatin contain DNA and some basic proteins called the histones. Some non-histone proteins are also प्रेजेंट एंड ऑल्सो RNA। आप ये ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उनमें ये सारी चीजें होती है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 यानी 23 pairs of chromosome। आप ज़्यादा इसमें जोर मत दे, बस ये ध्यान रखें कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन सेल्स में, हर सेल में जिसमें भी न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान रखें, उनमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड होता है, डीएनए होता है, और हमारे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। बस आप ये याद रखेंगे। राइट, नेक्स्ट, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इंटरफेज में जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, या फिर हमारा कोई भी सेल ले लीजिए जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ आपको एक राउंड न्यूक्लियस दिखाई देगा, आपको कोई क्रोमोसोम नहीं दिखाई देने वाला है, सिर्फ डिवाइडिंग सेल में ही दिखाई देगा। इज एसेंशियली अ प्राइमरी कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेंट्रोमियर on the sides of which disc shaped structure called kinetochore are present। जो हमारा क्रोमोसोम होता है उनमें आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। ये आपका क्रोमोसोम आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। ये क्रोमोसोम जो है, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है डिप्रेशन है, कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन है या दबाव सा है। वहां पे आप देखेंगे दोनों साइड्स में डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर्स लगे हुए हैं। राइट, काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। Centromere holds 2 chromatids of the chromosome. Based on the position of centromere, the chromosome are classified into 4 types। ये 4 types are extremely important। यहाँ आपको चारों के चारों दिए हुए हैं with respect of centromere की position। ये जो है 4 अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, 4 अलग अलग टाइप्स में। राइट, मैं आपको ये पहले रीड करके बताऊं। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेटासेंट्रिक है, देन हमारा सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड देन टेलोसेंट्रिक। ये आपका मेटासेंट्रिक जो है, इसमें क्या होता है कि जो दोनों तरफ की आर्म्स होती हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। आप अगर इसे समझने के लिए कहें तो ये जो है आपके पूरे क्रोमोसोम के एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता है। राइट, उसके बाद जो सब मेटासेंट्रिक है, इसमें एक आर्म जो है वो स्लाइटली, आप देख सकते हैं ऊपर वाली स्लाइटली शॉर्ट है और नीचे वाली स्लाइटली लॉन्गर है। राइट, वहीं अगर आप तीसरा देखें एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में एक तो कुछ ज्यादा ही छोटी होती है, एक्सट्रीमली शॉर्ट, और एक कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है। वहीं अगर आप लास्ट पार्ट देखें तो वैसे तो इसमें शॉर्ट आर्म टीलोसेंट्रिक तक में दे दिया गया, बट टीलोसेंट्रिक में शॉर्ट आर्म होती ही नहीं है। जो सेंट्रोमियर होता है वो एक एंड पे लाई करता है, यानी ये आपका पूरा क्रोमोसोम है तो ये इसी एंड पे आपका सेंट्रोमियर है। देयर इज नो शॉर्ट आर्म हियर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। राइट, हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। वी हैव सम मोर वर्ड्स। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constructs at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite। क्या होता है कि कुछ जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट होता है, यानी एक कंस्ट्रक्ट, एक दबाव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर। एक तो आप दबाव यहाँ देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। वहीं हम ये आप देख पा रहे होंगे इस वाले में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट्स भी हैं, यहाँ पे कुछ और दबाव भी हैं आपके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये अलग से एक बल्ब टाइप निकला हुआ है। इसे कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। जो हमारा कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि हमारे लिए हमारा अननोन फंक्शन है इनका,
कुछ खास फंक्शन नहीं होता और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट के साथ ऊपर निकले होते हैं, राइट। इन्हें कहते हैं सैटेलाइट, स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं। लास्ट वी हैव माइक्रो बॉडीज, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड minute vesicles called microbodies contain various enzymes are present in both plant and animal cell। यानी कुछ जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वैक्यूल होता है। वैक्यूल जितने बड़े तो नहीं होते, बहुत ही छोटे, इसलिए माइक्रो बॉडी कहते हैं। ये बहुत ही छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हमारा डिफरेंट फूड मटेरियल, एंजाइम या फिर वाटर एक्सेट्रा स्टोर्ड होता है। ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, सारे ही यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। आप ये ध्यान रखें कि कई बार आप इग्नोर कर देते हैं समरी को, बट समरी आप अगर रीड करें तो वो अच्छा रहेगा। अगर आप एटलीस्ट समरी को, अगर आप चैप्टर को 11 या 12 बार पढ़ रहे हैं तो आप समरी को 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ें। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 11 या 12 बार बोल दिया, तो ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। आपको उस चैप्टर को 11-12 बार रीड करना ही होगा। अगर आपने अभी तक रीड मतलब 2-3 बार किया है तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन आप 2-3 बार और रीड करें। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 3 मंथ्स आर लेफ्ट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वीडियोस देखते रहिए इस चैनल की, आपको सब कुछ रिलेटेड मिलेगा। आपको ये पता चली गया होगा, मैं इस पर कुछ खास वीडियो मतलब क्या बनाता आपको पता ही होगा। ये हमारा सितंबर तक पहुंच गया है और साथ में कुछ बातें चल रही थी कि सिलेबस रिडक्शन होगा। सो ऐसा कुछ अगर होगा भी तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एंड आगे आप कुछ टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, साथ में वीडियोस देखिए। आप इस वीडियो को वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, एज यू कैन सी कि अब ये एक नया चैनल है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। सो अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इट विल बी वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच।